हेलो फ्रेंड्स। सो MSD07 का ये आपका फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हैं जिसमें मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। सो उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पोर्शन था वो इस वीडियो में अपन जो है डिस्कस कर लेंगे। इसकी PDF जो आपको स्टैटिक मित्रा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर आपको जो मिल जाएगी, ठीक है। सो इससे पहले की वीडियो मैंने आपको हाईलाइट इसमें कर दिए हैं, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको अपन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से डिस्कस करेंगे अपन। सो देखो 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन जो आता है इसमें आपको टिप्पणियाँ लिखनी पड़ती है। 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास में, उनमें 2 पे लिखनी पड़ती है। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिफरेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द क्या होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 8वें 9वें क्वेश्चन, तो उसको अपन डिस्कस इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपका ब्लूमफील्ड का भाषा चिंतन ये मैंने आपको पहले के लेक्चर में पढ़ा दिया है, ठीक है। उससे आपने कवर कर लिया होगा। ये क्वेश्चन रिपीट होता है इसलिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा से नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका, ये काफ़ी बार 2 बार पूछा गया है इसको, तो इसको अपन यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अपन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, संप्रेषण में भाषा की भूमिका क्या है, ठीक है। तो संप्रेषण मानव समाज की मूल आवश्यकता है। उसका भाषा उसका प्रमुख साधन है। भाषा जो है संप्रेषण का मूल साधन है। भाषा के बिना विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान संभव नहीं होता है, ठीक है। भाषा व्यक्ति को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। संप्रेषण में भाषा प्रेषक और ग्राही के बीच एक सेतु का कार्य करती है, ठीक है। एक ब्रिज का काम जो है भाषा करती है कम्युनिकेशन में, ठीक है। मौखिक, लिखित और संकेतात्मक तीनों रूपों में भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम बनती है, ठीक है, या संप्रेषण को जो है सशक्त बनाती है। सामाजिक संबंधों के निर्माण और संरक्षण में भाषा की केंद्रीय भूमिका होती है, ठीक है। शिक्षा प्रणाली जो है आपकी भाषा पर ही आधारित होती है, तो और ज्ञान का संचार जो है भाषा से होता है। ज्ञान का संचार भी आपका भाषा ही करती है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो संप्रेषण का और क्या चीज़ें आपकी जो भाषा जो है बेसिकली लाती है संप्रेषण के साथ, जिससे कि संप्रेषण आपका जितना हो सके उतना ईजी बन सके। तो प्रशासन, न्याय और शासन व्यवस्था के अंदर भी भाषा एक अनिवार्य उपकरण है ना, राइट। जनसंचार के माध्यम जैसे कि आपके अखबार, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया भी जो है आदि सब भाषा पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। भाषा संस्कृति की वाहक होती है, ठीक है, और परंपराओं को आगे बढ़ाती है, ठीक है। प्रभावी संप्रेषण के लिए भाषा का स्पष्ट, सटीक और संदर्भानुकूल होना आवश्यक है, ठीक है। सो आपका जितना इफेक्टिव संप्रेषण होगा उसके लिए क्या जरूरी होता है, आपकी भाषा जो है क्लियर होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, और जो चीज़ आप बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए या उसके अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरह जो आपकी संप्रेषण में भाषा जो है रोल प्ले करती है। तो भाषा के माध्यम से भावनात्मक संप्रेषण जो है संभव हो पाता है। व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी भाषा की भूमिका जो निरंतर बढ़ रही है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये चीज़। भाषा के ऊपर लिखना इजी चीज़ें हैं, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार आपको रिकॉलिंग हो जाए तो आप इस पर आराम से लिख दोगे, ठीक है। भाषा संप्रेषण को केवल सूचना नहीं बल्कि अर्थ और अनुभूति भी प्रदान करती है, ठीक है। संप्रेषण की सफलता भाषा कौशल पर ही निर्भर करती है कि संप्रेषण ठीक हो गया या नहीं, वो भाषा कौशल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है कि भाषा संप्रेषण की आत्मा है। उसके बिना मानव समाज की कल्पना असंभव है, ठीक है। सो ये अपना एक छोटा सा जो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। प्राकृत का अर्थ क्या है। तो प्राकृत का अर्थ क्या है, प्राकृत का अर्थ है पुराना, है ना। पुराना क्या, ये जो प्राकृत, वैसे तो प्राकृत शब्द जो है भाषा का है, बट इसका एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, स्वभाव, प्राकृतिक या सामान्य। तो जो आपके जैन बौद्ध काल था उस दौरान जो आम जन की जो भाषा थी वो कौन सी थी, प्राकृत थी। तो स्वाभाविक, प्राकृतिक, सामान्य जनों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और इसका अर्थ भी क्या होता है, स्वाभाविक, प्राकृतिक या सामान्य ही होता है, ठीक है। तो प्राकृत वे भाषाएं थी जो संस्कृत के समानांतर जनसाधारण द्वारा बोली जाती थी। संस्कृत की कृत्रिमता के विपरीत सहज और लोक प्रचलित भाषा थी प्राकृत, है ना। प्राकृत का प्रयोग प्राचीन भारत में सामान्य जनजीवन में व्यापक था। संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्र और सामान्य वर्ग के पात्र प्राकृत बोलते थे, है ना। संस्कृत के नाटक जो कालिदास द्वारा लिखे गए हैं, कालिदास अपने नाटकों में जो अभिजात्य वर्ग होता है, जैसे राजा महाराजा बात कर रहे हैं या कोई पंडित जी अपना कोई वक्तव्य दे रहे हैं, तो वो संस्कृत में उनके वक्तव्य होते हैं। बट जैसे उनका कालिदास का जो नाटक है वो आम जन का चित्रण करता है और आम व्यक्ति उसमें बात करता है, तो वो किस भाषा में लिखते हैं, उसको प्राकृत भाषा में लिखते हैं, ठीक है। तो प्रमुख प्राकृत भाषाएं कौन कौन सी, सोरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री, इस तरह की 5 प्राकृत भाषाएं आपकी जो है। जैन बौद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी रही है, प्राकृत, ठीक है। पाली भाषा भी प्राकृत परंपरा से निकट है, इसलिए जो पाली भाषा के अंदर जो जैन धर्म का साहित्य लिखा गया पाली भाषा में लिखा गया, ठीक है। प्राकृत ने अपभ्रंश का विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भी प्राकृत अपभ्रंश से ही विकसित हुई है, ठीक है। प्राकृत साहित्य में काव्य, कथा और धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं।
यह भाषा लोक संस्कृति और लोक चेतन की सशक्त अभिव्यक्ति भी होती है। प्राकृत ने राज दरबार से निकलकर जनता तक, प्राकृत ने भाषा को राज दरबार से निकाल कर जनता तक पहुंचाया। ठीक है, तो प्राकृत का योगदान आप समझ पा रहे होंगे। और भाषिक लोकतांत्रिकरण में प्राकृत की ऐतिहासिक भूमिका रही है। ठीक है, बेसिकली आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, आप इनको आराम से लिख दोगे। कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो याद नहीं रह जाए या फिर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है कि प्राकृत भारतीय भाषाओं की विकास परंपरा की मूल कड़ी और लोक भाषा चेतना की आधारशिला है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है वो है आपका हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका। तो हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका कैसी है, इसको पढ़ेंगे। तो हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। ठीक है, प्रमुख भाषाओं में से एक है विश्व की। इससे बोलने समझने वालों की संख्या करोड़ों में है। यह न केवल भारत में बल्कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई है। ठीक है, प्रवासी भारतीयों के कारण हिंदी का वैश्विक विस्तार हुआ। जो भारत के भारत के लोग जो बाहर काम करने जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे जाके इसी, चूँकि बड़ी मात्रा में वहाँ पे भारत के लोग जाते हैं, तो वहाँ के लोग जो है हिंदी में बात करते हैं। हिंदी का प्रचलन विस्तार जो है, प्रचार प्रसार जो इसलिए भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ज़्यादा हुआ है। जैसे कि आप मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो जैसे देशों में हिंदी सांस्कृतिक भाषा के रूप में एक जीवित है। जिस तरह भारत में हिंदी बोली जाती है, वैसे ही इन देशों में भी बोली जाती है। ठीक है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में बोली जाती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय प्रतिनिधि हिंदी में भाषण देकर इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दोगे, एग्जाम्पल ये दोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यूएन में दिया गया हिंदी में भाषण। ठीक है, इसके अलावा योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन के प्रसार में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बॉलीवुड की फिल्मों, गीतों, वेब सीरीज के माध्यम से हिंदी वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हुई है। इवन आप देखोगे कि यूरोप के कुछ प्रवासी भारतीय वो वहाँ पे इंडियन सिनेमा को जो है देखते हैं, तो वो सब हिंदी में देखते हैं, और उनके देखने के कारण वहाँ के आसपास के लोग भी जो है उनसे रूबरू होते हैं, तो वो भी हिंदी सीखने का प्रयास है। हिंदी जो आपके चलचित्र होते हैं उनको देखने का प्रयास वो करते हैं। तो इस तरह हिंदी का प्रसार इस तरह से भी होता है। इसी प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हिंदी सामग्री की भारी मांग है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी एक अकादमिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। ठीक है, विदेशी छात्र भी हिंदी सीखने में रुचि दिखा रहे हैं। जैसे कि आपके जेएनयू और डीयू के अंदर जो है बहुत सारे छात्र जो है विदेशों के हिंदी सीखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो व्यापार, पर्यटन और कूटनीति में हिंदी का प्रयोग भी बढ़ रहा है। हिंदी भाषा की सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करती है। यह भाषा भारतीय सभ्यता, मूल्य और परंपरा की संवाहक है। ठीक है, इसके बाद हिंदी वैश्विक युग में निरंतर संपर्क भाषा के रूप में उभर रही है। निष्कर्षतः क्या बोल सकते हैं कि हिंदी केवल एक राष्ट्रीय भाषा नहीं रही, बल्कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपर्क भाषा भी बनती जा रही है। भविष्य में हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और सशक्त होगी। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन यहाँ एंड होता है। इसके बाद देखो आपका जो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दो अंतर लिखने हैं, जैसे पद और वाक्य में अंतर लिखो, शब्द और अर्थ, कोड मिश्रण और कोड अंतरण क्या है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखना है। तो इनमें से किन्हीं दो पर आपको लिखना है। ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियोस में भी आपको इस तरह के टॉपिक करवा दिए एक दो, है ना। इसके अलावा 3-4 यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो पद और वाक्य में क्या अंतर है। ठीक है, आई थिंक पद और वाक्य वाला मैंने करवा चुका हूँ आपके साथ में ना। मैं आपको कोड और मिश्रण ये वाला करवाता हूँ। ठीक है, इसके बाद बचे हुए तो होंगे, तो अपन आगे इसको कैरी करेंगे। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा कोई बड़े नहीं है। तो कोड मिश्रण और कोड अंतरण में क्या अंतर है। तो कोड मिश्रण यानी कोड मिक्सिंग, एक ही वाक्य में दो भाषाएं मिलती है, एक ही वाक्य में दो भाषाएं मिलती है। ठीक है, यह अनजाने में होता है। ये सब ये जो होता है ना, वो प्रयत्नपूर्वक नहीं होता है, अनजाने में होता है। जैसे कि आज मेरा एग्जाम है, एग्जाम क्या इंग्लिश का वर्ड है, बट और बाकी वर्ड कौन से हैं, हिंदी के हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से कोड मिश्रण, कोड मिक्सिंग हो गया। ठीक है, कोड अंतरण क्या होता है, कोड स्विचिंग होता है कि भाषा बदल जाती है। जैसे ये सचेत रूप से होता है, जैसे कि पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बात। ठीक है, ये हो सकता है। और निष्कर्ष क्या होता है, जैसे कि मिश्रण वाक्य स्तर पर, अंतरण भाषा स्तर पर होता है। जैसे कि मिश्रण वाक्य स्तर पर, अंतरण जो है भाषा स्तर पर होता है। तो इस तरह छोटा छोटा सा ये अंतर है, वैसे नहीं समझ में आता, बट इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या लिखना है। बहुत छोटे छोटे उत्तर लिखने, ज़्यादा बड़े लिखने नहीं है। थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से लिखोगे तो ये आपका पूरा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपको सबको पता है कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये अनुभवजन्य सत्य बताती है, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, एक लोकोक्ति है। मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है, एक छोटे वाक्य का अंश होता है। ठीक है, इसका अर्थ शब्दार्थ से अलग होता है। जैसे कि आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आंखों में धूल झोंकने का अर्थ कुछ और है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है, लोकोक्ति का कथन है, मुहावरा अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है, इसके बाद आप देखो तो ये ऊपर भी छोटे छोटे, इनको भी कवर कर ही लेते हैं। शब्द और अर्थ में क्या अंतर है। शब्द और अर्थ में अंतर है, शब्द ध्वनियों को सार्थक समूह है, शब्द भाषा का भौतिक रूपात्मक पक्ष है,
शब्द अस्तित्व उच्चारण या लेखन में होता है, शब्द का अस्तित्व उच्चारण या लेखन में होता है, जैसे कि जल, ये एक शब्द है। जबकि अर्थ, अर्थ का मतलब है बोध या अवधारणा, कि किसी शब्द से क्या बोध हुआ, क्या अवधारणा उत्पन्न हुई। तो अर्थ क्या है, बेसिकली मानसिक और भावनात्मक होता है। ठीक है, ये अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। जैसे कि जल का अर्थ है पानी और जीवन, जल का केवल पानी है अर्थ नहीं होता, जल का अर्थ जीवन भी होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है कि शब्द माध्यम है, अर्थ उसका लक्ष्य है। शब्द तो केवल माध्यम है, उसका मुख्य जो लक्ष्य क्या है कि उससे क्या निकल के आता है, उससे क्या कंटेक्स्ट उभर के आता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो इसको देखें तो पद और वाक्य में क्या अंतर है। तो पद भाषा की वह इकाई है जो वाक्य में प्रयोग होती है। पद स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकट नहीं करता, तो इनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ प्रकट ये नहीं करते हैं। पद शब्द का व्याकरणिक रूप होता है। ठीक है, पद में क्या क्या आते हैं, कारक, विभक्ति, लिंग, वचन आदि जुड़े होते हैं। जैसे कि राम ने क्या है, कारक, फल को, ये कारक है। ठीक है, और ये तो हो गया आपका पद। इसके बाद आता है आपका वाक्य। तो वाक्य शब्दों पदों का ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य है। ठीक है, वाक्य संप्रेषण की पूर्ण इकाई है, मतलब पूरा एक सेंटेंस है जिस संप्रेषण, अगर आपको किसी बात करनी तो आप पूरी बात कहोगे ना, पूरी लाइन बोलोगे तब उसको समझ आएगी। बीच का कोई अंश काट दोगे या फिर आधा अंश बोलोगे तो समझे पूरी बात डिलीवरी ही नहीं होगी, तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। राइट, जैसे कि राम ने फल खाया। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इतना बोल के छोड़ दूँ कि राम ने, तो राम ने ये केवल आपका पद हुआ, राम ने फल खाया तो ये आपका पूरा वाक्य हुआ। आ रही बात समझ में। तो इस तरह जो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देना है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि पद वाक्य का घटक है जबकि वाक्य पूर्ण भाव व्यक्त करता है। पद वाक्य का घटक है जबकि वाक्य पूर्ण भाव व्यक्त करता है। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो आपको अंतर स्पष्ट करने हैं इनके बारे में, ये जिन पे मैंने रेड बॉक्स मार्क किया भाई, तो ये बार बार पूछे गए हैं सारे के सारे, है ना। तो इन पे इसलिए बार बार जो है मैंने मार्क किया हुआ है। तो पर्यायवाची और विलोम, ये इनका पहले डिस्कशन हो चुका है। लोकोक्ति और मुहावरे मैंने अभी जस्ट ऊपर करवाया, ये रिपीटेशन है इनका। पश्चिमी और पूर्वी हिंदी का जो अपन इसमें बात करेंगे, और विकारी और अविकारी शब्द भी जो है इसमें अपन बात करेंगे। ठीक है, सो पर्याय विलोम हो चुके हैं आपके। इसके बाद आप देखोगे तो जस्ट गिव ए सेकेंड। सो पश्चिम हिंदी और पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी और पूर्वी हिंदी जब बात करेंगे तो पश्चिम हिंदी कौन सी है, देखो जो भारत के पश्चिमी इलाकों में बोली जाती है, जैसे खड़ी बोली होगी, ब्रज होगी, हरियाणवी होगी। ठीक है, और पूर्वी हिंदी जैसे कि बिहार वाले और इलाके में जो बोली जाती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो होगी, ये आपकी पूर्वी हिंदी होगी। ठीक है, इसके बाद जो पश्चिमी हिंदी है वो दिल्ली पश्चिम क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, दिल्ली से इधर पश्चिम वाले क्षेत्र में प्रचलित है। और ये जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में आपकी पूर्वी हिंदी प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो आधुनिक मानक हिंदी का आधार है कौन सी, आज जो आप हिंदी पढ़ते हो वो बेसिकली आज की जो मानक हिंदी है उसका आधार कौन सी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं अपन, जो जिसमें पेपर लिखते हैं, वो बेसिकली उसका आधार क्या है, पश्चिमी हिंदी है, न कि पूर्वी हिंदी है। जबकि पूर्वी हिंदी क्या है, ये भक्ति काव्य की प्रमुख भाषा रही है। ठीक है, भक्ति काव्य की प्रमुख भाषा रही है जो आपकी पूर्वी हिंदी है। तो निष्कर्षतः क्या क्या बोल सकते हैं कि दोनों हिंदी की प्रमुख उपशाखाएं हैं, दोनों ही जो है हिंदी की उपशाखाएं हैं। बट आज मानक हिंदी का जो स्वरूप आपके सामने जो दिखता है वो किस शाखा से आता है, पश्चिमी हिंदी से आता है। ठीक है, सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट दैट डिफिकल्ट। सो अब नाउ इसके बारे में बात करते हैं, विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी में विकार उत्पन्न हो जाएगा, अविकारी में विकार उत्पन्न नहीं होंगे। राइट, तो विकारी शब्द रूप बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो आपके हैं रूप बदलते हैं। अविकारी शब्द रूप नहीं बदलते, जैसे क्रिया, विशेषण, संबोधक वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपकी जो है क्रिया, विशेषण और संबोधक, ये आपके रूप नहीं बदलते। तो निष्कर्ष से क्या बोल सकते हैं कि परिवर्तनशील शब्द विकारी और स्थिर शब्द अविकारी होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एक लास्ट प्रश्न था जो बेसिकली एक वेस्ट के जो पश्चिम के जो विचारक हुए उनके सिद्धांत को समझाना था बेसिकली। तो ये क्वेश्चन जो है रिलेवेंट है, बेसिकली इसको पढ़ लोगे तो आपको जो है याद रह जाएगा थोड़ा सा। तो इस अगर भाषा विज्ञान पर कोई वापस आता है पाश्चात्य का, तो आप इस पे जो है इस वैज्ञानिक का जो जिक्र करके इस चीज़ को क्वेश्चन को कर सकते हो वहाँ पे। तो भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा के किसी एक भाषा वैज्ञानिक के भाषा संबंधी सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। अपन इसमें जो चुनेंगे, जो भाषा वैज्ञानिक चुनेंगे, वो फर्डिनेंड डी सोश्यूर को चुनेंगे। ठीक है, परिचय क्या है, फर्डिनेंड डी सोश्यूर पाश्चात्य भाषा विज्ञान के प्रमुख विचारक हुए हैं। उन्होंने आधुनिक संरचना भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्हें आधुनिक संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। भाषा और वाक का जो है भेद करते हैं, जैसे भाषा, लैंग्वेज, ये क्या है, सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक
संपत्ति है बेसिकली। और वाक पेरोल क्या है, ये व्यक्ति द्वारा भाषा का प्रयोग है। पेरोल लैंग्वेज, लैंग्यू एंड पेरोल, ये जो है इनका दो भेद करते हैं। तो भाषा स्थायी है और वाक अस्थायी होता है। वाक मतलब एक तरह से मौखिक भाषा, और भाषा जो होती है मौखिक और लिखित दोनों ही होती है, बट वाक मतलब जो उच्चारित की जा रही है ये तो अस्थायी होती है। जैसे कि मैं कुछ बोल के रुका हूँ तो ये अब खत्म हो गया, जो बोला वो चला गया, राइट। बट जो मैंने लिखा है वो लिखित भी हो सकता है, और वो जो मैं समझा रहा हूँ आपको वो परमानेंट भी हो सकता है, राइट। नाउ संकेत सिद्धांत, भाषा संकेतों की एक प्रणाली है। संकेत के दो घटक होते हैं, संकेत जैसे शब्द या ध्वनि रूप, संकेत यानी अर्थ यानी अवधारणा, अर्थ या अवधारणा, ठीक है। संकेत का संबंध मनमाना होता है। संकेत का शब्द जो भी होता, संकेत अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग हो जाते हैं कि किस संकेत का कौन सा अर्थ निकलेगा, ये मनमाना है बेसिकली। समकालिक और ऐतिहासिक अध्ययन क्या रहा, तो समकालिक अध्ययन बेसिकली क्या, एक विशेष समय की भाषा है, ठीक है। और ऐतिहासिक अध्ययन समय के साथ भाषा परिवर्तन है, ठीक है। तो ये इनका समकालिक और ऐतिहासिक अध्ययन हो गया। इसके बाद भाषा एक संरचना, तो भाषा के सभी तत्व आपस में जुड़े होते हैं। भाषा के जो सभी तत्व आपस में जुड़े होते हैं, और शब्दों का अर्थ उनके संबंध से निर्धारित होता है। शब्दों का जो अर्थ होगा उनके संबंध से निर्धारित होगा। कोई भी शब्द है ना, कहीं पर अगर कहीं प्रयुक्त हुआ है तो उसका जो मीनिंग निकलेगा उस जिस कंटेक्स्ट में लिखा जा रहा है वहाँ से उसका मीनिंग निकलेगा। तो भाषा की संरचना इसी तरह की है कि भाषा के अंदर सभी तत्व आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और शब्दों का अर्थ जो निकलता है उनका संबंध निरंतर, वो उनका कहाँ उनकी प्लेसिंग हुई है उससे निर्धारित होता है, ठीक है। योगदान और महत्व क्या इनका, कि भाषा अध्ययन को वैज्ञानिक आधार इन्होंने प्रदान किया और आधुनिक भाषा विज्ञान की इन्होंने नींव रखी। तो निष्कर्षतः क्या बोलेंगे कि सोशुर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। तो सोशुर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक, यही इस तरह से आपका ये जो MSD 07 का जो लास्ट पार्ट है कंप्लीट होता है ना। सारी की सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट। ये नोट्स जो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद आई थिंक कुछ भी शेष नहीं रहा है, सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया है। मैंने लिंक PDF के अंदर कर दिया है ताकि आप इस प्लेलिस्ट से जाके सारी वीडियोस को रिवीजन कर सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है आप, ठीक है। सो आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।